गुड मॉर्निंग। आपके साथ आज मैं एमकॉम में जो जनरल इंश्योरेंस या सामान्य बीमा नाम से पेपर होता है, इस पे चर्चा करेंगे। अलग-अलग यूनिवर्सिटी में अलग-अलग नाम हो सकता है। दुर्ग यूनिवर्सिटी में इसको जो है सामान्य बीमा पेपर का नाम है, जिसके अंतर्गत अग्नि बीमा, समुद्री बीमा और अन्य बीमा आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे समुद्री बीमा या मेरीन इंश्योरेंस की। विकास के इस युग में भी जब हम माल के आयात या निर्यात की बात करते हैं या विदेशी व्यापार की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या होती है माल का एक देश से दूसरे देश को भेजा जाना। और माल बड़ी मात्रा में होता है, तो हमें किसी ऐसे साधन की आवश्यकता होती है जो जिसमें एक साथ बहुत सारा माल जा सके, माल सुरक्षित रहे, मितव्ययी रहे, कम किराए पर जा सके और सुरक्षित रूप से गंतव्य तक पहुंच सके। यदि हम स्थल मार्ग की या रेल मार्ग की बात करें, तो देश की सीमाओं के बाहर माल का भेजा जाना लगभग असंभव है, या कुछ देशों के बीच सड़क यातायात या रेल यातायात संभव ही नहीं है। द्वीप हैं, आइलैंड है, वहां तक तो हमको जल मार्ग का ही उपयोग करना होगा, समुद्री मार्ग का ही उपयोग करना होगा। तो जब भी आयात निर्यात की बात करते हैं, सामान्यतः जहाज से माल भेजने की ही बात होती है। अब यहाँ प्रश्न ये उठ सकता है कि हवाई यातायात के माध्यम से माल भेजा जा सकता है। भेजा जा सकता है, शीघ्रता पूर्वक पहुंचेगा, किंतु उसकी लागत बहुत अधिक आती है। या ये कह लीजिए, कहीं-कहीं पर ये भी हो सकता है कि जितने का माल है उससे ज़्यादा उसका यातायात लागत आ जाए और व्यावसायिक रूप से उस माल को वहाँ पर बेचा जाना संभव ना हो। तो हमारे पास विकल्प यही बचता है कि समुद्री रास्ते से ही माल का परिवहन किया जाए। अब जब समुद्री रास्ते से माल का परिवहन किया जाना है, तो माल के जहाज के किराए के बीमे की बात आती है। समुद्री बीमा व्यवसाय के अंतर्गत वो सभी संविदाएं या अनुबंधों को शामिल किया जाता है जो किसी जहाज पर लदे हुए माल, उसका भाड़ा या उसके अन्य जो है संबंधित वस्तुएं, जैसे जो है स्टोर्स है, कलपुर्जे हैं, अन्य सामान है, ऐसे जो चालक दल है, इनके बीमा की बात करते हैं हम कि इनके संबंध में जोखिम है, उसको कैसे हम उस जोखिम से बचें या उस जोखिम की किस तरह से कमी की जा सके। तो जल मार्ग से जब भी एक देश से दूसरे देश को माल जाता है, तो वहां पर हमको बीमा कराने की आवश्यकता महसूस होती है। समुद्री बीमा अनुबंध में जो है, जो बीमा पत्र बनाए जाते हैं, बीमा पत्र कह लीजिए एक ऐसा प्रलेख है जो दो पक्षों के बीच में एक अनुबंध का रूप है, जिसे कहीं पर अनुबंध कहा गया है, कहीं-कहीं पर संविदा कहा गया है। बीमा पत्र के अंतर्गत चूंकि एक अनुबंध है, तो अनुबंध संबंधी शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होता है। यहाँ पर हम जो है अनुबंध के संबंध में दो हिस्सों में इसको बांटते हैं। पहला तो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में जो है, जो शर्तें हैं, जो नियम है, उनका पालन किया जाना, जैसे प्रस्ताव और स्वीकृति, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। प्रस्ताव बीमादार द्वारा या जहाज के मालिक द्वारा या माल के मालिक द्वारा रखा जाता है, जिस पर एक्सेप्टेंस या स्वीकृति बीमा दाता या जिसको अपन बीमा कंपनी कहते हैं उनके द्वारा प्रदान की जाती है। तो किसी भी अनुबंध में, चाहे वो किसी भी तरह का अनुबंध हो या बीमा संबंधी अनुबंध हो,
एक प्रस्ताव रखा जाना और उस पर बिना शर्त स्वीकृति दी जाना आवश्यक तत्व होता है। इस तरह स्वतंत्र सहमति की बात आती है, फ्री कंसेंट की बात आती है। जब अनुबंध की बात आती है तो यहाँ पर दोनों पक्षों की सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए, उस पर किसी तरह का कोई दबाव ना हो, अनुचित प्रभाव ना हो, बल प्रयोग ना हो, या ये कह ले कि दोनों ही पक्ष अपनी स्वेच्छा से सहमति प्रदान कर रहे हैं, तभी हम उसको स्वतंत्र सहमति कर सकते हैं। फिर आता है संविदा करने की योग्यता। जब भी अनुबंध की बात आती है तो अनुबंध करने के लिए सक्षम होना या योग्य होने की आवश्यकता होती है। जैसे सामान्य भाषा में कहें अपन, जो बीमा करने वाला या बीमा कराने वाला है, बीमा दाता या बीमादार 18 वर्ष से अधिक हो। अब यहाँ पर जो है बीमा दाता सामान्यतः कंपनी होती है, तो 18 वर्ष की तो बात नहीं है, किंतु उसे एक कंपनी या निगम के रूप में कहीं पर पंजीकृत होना चाहिए और अनुबंध करने की उसमें ताकत या अधिकार होने चाहिए, उसके योग्य होना चाहिए। और जो बीमादार है या जहाज का मालिक है, माल का मालिक है या किराया प्राप्त करने वाला है या इनको बंधक रखने वाला है, उनमें बीमा या कोई अनुबंध करने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे 18 वर्ष से अधिक हो, पागल घोषित न किए गए हों, मृत्युदंड पाया वाला कोई व्यक्ति ना हो, दुश्मन देश का नागरिक ना हो, आदि आदि ये कुछ जो अयोग्यताएं हैं वो नहीं होनी चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति यदि 18 वर्ष से अधिक है तो हम मानते हैं कि वो बीमा कर सकता है। इसी तरह पर्दानशील महिलाओं भी जो है अनुबंध करने के लिए अनुबंध अधिनियम में अयोग्य मानी गई है। अगला आता है न्यायोचित प्रतिफल। प्रतिफल जो है प्रत्येक अनुबंध के लिए एक आवश्यक शर्त है। प्रतिफल कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ये कोई प्रश्न नहीं है। ये तो दो पक्षों के बीच में अनुबंध है कि कितना प्रतिफल दिया जाता है या कितना प्रतिफल रखा जाता है। प्रतिफल न्यायोचित होना चाहिए। और जब न्यायोचित प्रतिफल की बात आती है तो इसको अपन रुपए की भाषा में या मुद्रा की भाषा में उचित और अनुचित नहीं बोल सकते। यदि दोनों पक्ष सहमत हैं तो प्रतिफल को न्यायोचित मान लिया जाता है। हम इस आधार पर अनुबंध को व्यर्थ घोषित नहीं करवा सकते कि प्रतिफल कम था या प्रतिफल बहुत अधिक था। यदि दोनों पक्ष सहमत हैं तो प्रतिफल के रूप में जो भी प्रीमियम निश्चित की गई है, यदि उसका भुगतान कर दिया गया है तो अनुबंध वैध अनुबंध की श्रेणी में आ जाता है। इस तरह समुद्री बीमा कराने के लिए वैधानिक उद्देश्य होना चाहिए। अवैधानिक कार्यों के लिए यदि अनुबंध किया जा रहा है, ऐसे काम है जिस पर किसी देश में प्रतिबंध लगे हैं या मित्र देशों ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं, या गैर कानूनी वस्तुओं का परिवहन किया जा रहा है, या ऐसी वस्तुएं परिवहन की जा रही हैं जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जो नशीले पदार्थ कहते हैं, जिनका लाया ले जाना सामान्यतः हर देश में अवैध घोषित किया गया है। तो यदि ऐसी स्थिति में बीमा कराया जाता है तो वह वैधानिक उद्देश्य नहीं माना जाता। एक समुद्री बीमा अनुबंध में वैधानिक उद्देश्य होना एक अनिवार्य शर्त है। इसके बाद समुद्री बीमा अधिनियम 1963 में कुछ विशेष तत्व हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत इन तत्वों का होना एक बीमा अनुबंध के लिए अति आवश्यक शर्त है। यदि ये नहीं होगा तो अनुबंध व्यर्थ घोषित कर दिए जाएंगे, या जब दुर्घटना होगी तो क्षतिपूर्ति देने के लिए बीमा दाता इनकार कर सकता है या बच सकता है कि हम जो है क्षतिपूर्ति नहीं देंगे, क्योंकि समुद्री बीमा अधिनियम के जो विशेष तत्व थे उनका सही तरीके से पालन नहीं हुआ है। इसमें आता है बीमा योग्यता, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। बीमा योग्यता का आशय यह है कि समुद्री जहाज में माल के किराए में या उस पर जो कुछ भी है, जैसे लाइफ बोट्स हो सकती हैं, रसद हो सकती है, उपकरण हो सकते हैं, स्टोर्स हो सकता है,
इनमें यदि हानि होती है तो किस व्यक्ति को हानि होगी? जिस व्यक्ति का भी आर्थिक हित होता है उसे हम बीमा योग्य हित कह सकते हैं। तो सामान्यतः समुद्री बीमा में जो बीमा योग्य हित है, जहाज का मालिक का जहाज में, जहाज के मालिक का जहाज के किराए में, माल के मालिक का माल में। यदि किसी ने माल को बंधक रखा है तो बंधक रखने वाले व्यक्ति का माल में। इसी तरह निक्षेप ग्रहीता का। इसी तरह यदि किराया जो है कोई अन्य पक्ष जो है प्राप्त करने का अधिकारी है तो उसका किराए में जो है आर्थिक हित हो सकता है। तो जिनका भी आर्थिक हित है वो बीमा योग्य हित माने जाते हैं या वो बीमा करा सकते हैं। जहाज का, जहाज के रखे हुए माल का, माल के अलावा अन्य पदार्थों का, अन्य वस्तुओं का, किराए का, या जहाज के कारण किसी अन्य पक्ष को नुकसान हो सकता है तो वो भी इसका बीमा करा सकते हैं। तो सामान्यतः बंधक रखने वाले या उस माल के आधार पर जो बैंक यदि ऋण देते हैं उनका इस माल में या जहाज के लिए यदि ऋण दिया है तो उनका जहाज में बीमा योग्य होता है। प्रश्न ये उठता है कि बीमा योग्य किस समय होना चाहिए? समुद्री बीमा में की जब बात करते हैं हम तो यात्राएं जो हैं एक लंबा समय लेती हैं। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि एक स्थान से गंतव्य स्थान तक जहाज को पहुंचने में या उस पर लदे माल को पहुंचने में लंबा समय लग सकता है और इस दौरान जो है जहाज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बेचा जा सकता है या बंधक रखा जा सकता है, माल को स्थानांतरित किया जा सकता है, माल को बेचा जा सकता है, किराए किसी को और देने पाने का अधिकार दिया जा सकता है। तो जैसे ही किसी तरह का हस्तांतरण होता है दूसरा पक्ष को अधिकार प्राप्त हो जाता है, चाहे माल में या जहाज में या किराए में या अन्य वस्तुओं में। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न ये है कि किस समय बीमा योग्य होना चाहिए? सामान्यतः समुद्री बीमा की जब बात करते हैं तो दुर्घटना के समय जिसका बीमा योग्य है उसे क्षतिपूर्ति मिलती है। तो दुर्घटना के समय यदि जैसे एक जहाज निकला, एक सप्ताह बाद जहाज के मालिक ने उस जहाज को किसी अन्य को बेच दिया। अब दूसरा व्यक्ति जो है, दूसरी कंपनी जो जहाज की मालिक है, अब यदि दुर्घटना होती है तो दूसरी कंपनी को क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार प्राप्त होगा। पहली कंपनी के अधिकार समाप्त हो चुके हैं। तो बीमा योग्य के लिए जब समय की बात आती है तो दुर्घटना के समय जिनका आर्थिक हित होता है वो बीमा योग्य वाले माने जाते हैं। अगला है परम सद्विश्वास, अटमोस्ट गुड फेथ। जब समुद्री बीमा अनुबंध कराया जाता है तो बीमादार द्वारा जो सूचनाएं दी जाती हैं बीमा कंपनी या बीमादाता उनको विश्वास करके स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में बीमादार का ये दायित्व बन जाता है कि वह अनुबंध करते समय अपने जहाज, उस पर रखे जाने वाले माल, उनके चालक दल, उसका इतिहास, उसकी समुद्र में चलने की योग्यता, इसके बारे में सभी जानकारी दे दे। किसी तरह की जानकारी को छुपाया नहीं जाना चाहिए, कोई गलत जानकारी नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि जब दुर्घटना होती है तो प्रश्न ये उठता है कि जो जानकारी दी थी यदि वह गलत निकली तो बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति देने से इनकार कर सकती है। कारण यह होता है कि जहाज तो कहीं समुद्र में बीच में है, रास्ते में है, उस पर रखा हुआ माल कहीं और है।
अब ऐसे समय में बीमा कराया जा रहा है या बीमा की पॉलिसी का नवीनीकरण कराया जा रहा है, तो यदि गलत जानकारी दी जाएगी तो हो सकता है कि उस आधार पर बीमा कंपनी अनुबंध को व्यर्थ घोषित करवा दे। तो बीमादार का ये अनुबंध ये कर्तव्य होता है कि वो सही जानकारी जो पूछी जाए या जो उसे लगता है कि बताई जानी चाहिए उसी जानकारी को दे देना चाहिए। जैसे हो सकता है कि पूर्व में जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो या कभी जहाज डूब गया हो, तो ऐसी स्थिति में इसकी जानकारी दी जाना अनिवार्य होता है, क्योंकि जब दुर्घटना होगी तो पुनः छानबीन की जाएगी कि क्या कभी यह जहाज पहले भी डूबा था या दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, या इसमें तकनीकी खराबी आने के कारण ये डूब गया था, या इस पर से जो है तकनीकी खराबी कारण इस पर से काफ़ी सारे माल को हटाना पड़ा जिस कारण नुकसान हुआ। तो यदि गलत जानकारी देंगे तो बीमा कंपनी जो है ये बोल देगी कि परम सदविश्वास सिद्धांत का पालन नहीं किया, इसलिए अनुबंध व्यर्थ किया जाता है। नेक्स्ट होता है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। किसी भी तरह का बीमा हो, चाहे अग्नि बीमा हो या समुद्री बीमा हो या अन्य सामान्य बीमा हो, ये सब क्षतिपूर्ति के उद्देश्य से कराए जाते हैं। लाभ के उद्देश्य से ये बीमा नहीं कराए जाते। यदि लाभ के उद्देश्य से ये बीमा कराए जाएंगे तो ये जुए की जो है तरह माने जाएंगे। सामान्यतः जो माल है उस पर 10% अतिरिक्त जोड़कर बीमा कराया जाता है ताकि माल का जो सही मूल्य है वो हानि होने की स्थिति में बीमादार को प्राप्त हो जाए। किंतु फिर भी ये स्पष्ट कर दिया जाता है कि माल की वास्तविक लागत क्या है और उसमें कितनी अतिरिक्त वृद्धि क्यों की गई है, क्योंकि माल खरीदने के बाद ये माना जाता है कि उस पर कुछ अतिरिक्त व्यय होते हैं या पूंजी लगी है, उस पर ब्याज की बात होती है, तो 10% अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है, किंतु उसके बारे में स्पष्ट बताना होता है। तो सामान्यतः समुद्री बीमा का जो अनुबंध होता है वो क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। जितना माल है यदि उससे बहुत अधिक मूल्य बता दिया जाए तो वहाँ क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होगा और जितना वास्तविक लागत होगी उसका ही भुगतान होगा, भले ही उससे दुगनी या 4 गुनी कीमत से ही क्यों ना बीमा करा दिया गया हो। नेक्स्ट है प्रत्यासन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। जब दुर्घटना होने पर बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति कर देती है तो इसके बाद जो भी क्षतिपूर्ति की गई है, चाहे माल की या जहाज के कल पुर्जों की या पूरे जहाज की, क्षतिपूर्ति के बाद उस पर, उस हिस्से पर या उस माल पर बीमादाता को अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में भविष्य में यदि कहीं से क्षतिपूर्ति मिलती है या न्यायालय के माध्यम से क्षतिपूर्ति प्राप्त की जाती है तो उसे प्राप्त करने का अधिकार बीमादाता का होता है, क्योंकि बीमित व्यक्ति को या बीमादार को तो पहले ही क्षतिपूर्ति मिल चुकी है। जैसे हो सकता है कि 2 जहाज आपस में टकरा गए, दुर्घटना के कारण नुकसान हुआ, कुछ माल को नुकसान हुआ, कुछ जहाज के हिस्से को नुकसान हुआ, बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति दे दी। अब जिस जहाज से दुर्घटना हुई थी या जिसको अपन थर्ड पार्टी कह सकते हैं, तृतीय पक्ष कह सकते हैं, इसके विरुद्ध दावा किया गया और किसी न्यायालय ने क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया, तो इस क्षतिपूर्ति को प्राप्त करने का अधिकार जो है बीमा कंपनी को या बीमादाता को होता है, क्योंकि उसने पहले ही बीमित को क्षतिपूर्ति दे दी है। तो क्षतिपूर्ति देने के बाद माल के या जहाज के संबंध में जो अधिकार हैं वो बीमादाता को प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है वारंटी या समाश्वासन का सिद्धांत। वारंटी या जिसको अपन एक तरह से आश्वासन कहते हैं या कुछ जानकारियां दी जाने की बात कर सकते हैं। जब भी बीमा अनुबंध कराया जाता है तो
बीमादार के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह आवेदन में कुछ स्पष्ट या सही बातों की जानकारी दे या जो उसे किया जाना चाहिए। जैसे इसे अपन दो हिस्सों में बांटते हैं, स्पष्ट या प्रत्यक्ष वारंटी, दूसरा गर्भित वारंटी। स्पष्ट वारंटी या एक्सप्रेस वारंटी का आशय होता है कि बीमादार जो है कुछ चीजों को स्पष्ट, कुछ शर्तों का या कुछ नियमों का पालन करेगा। जैसे माल की पैकिंग अच्छी होनी चाहिए या डबल पैकिंग होनी चाहिए, माल जिस प्रकृति का है उसके अनुरूप पैकिंग होनी चाहिए। जैसे खराब होने वाला माल है तो उसकी पैकिंग इस तरह होनी चाहिए कि सामान्यतः वह खराब ना हो, या रेफ्रिजरेटर में रखा जाने वाला माल है, जल्दी खराब होने वाला है तो पहले ही स्पष्ट बता दिया जाए कि इसे रेफ्रिजरेटर में ही रख के ले जाया जाएगा, अन्यथा ये खराब हो जाएगा, तो उसकी स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। या कितने तापमान पर माल खराब हो सकता है इसकी जानकारी दी जानी चाहिए और बताया जाना चाहिए कि इसके तापमान पर ही माल को रखा जाए। या कोई ऐसा पदार्थ जो कि ज्वलनशील है उसे नहीं रखा जाना चाहिए, या कोई अस्त्र है इनको जो है जहाज में नहीं रखा जाना चाहिए। फिर गर्भित या नेत्र वारंटी, ये वो समाश्वासन होते हैं जिनके बारे में स्पष्टता तो नहीं लिखा जाता, किंतु फिर भी बीमादाता बीमादार से यह उम्मीद रखता है कि वह इनका पालन करेगा, या अनुबंध करते समय वो यह ध्यान रखेगा कि जहाज और उसका माल सुरक्षित रहे। इसके अंतर्गत अपन चर्चा करते हैं जहाज की समुद्री योग्यता, सी वर्दीनेस ऑफ शिप। ये तो जहाज के मालिक को पता होता है कि उसका जहाज कैसी स्थिति में है, तो उसे सामान्यतः अपने जहाज की जानकारी होती है, इसलिए उसे बता देना चाहिए कि जहाज की क्या स्थिति है, कितना पुराना है, किस तरह की तकनीकी से चलता है, किस तरह का ईंधन लगता है, क्या भूतकाल में इसमें जो है कभी कोई दुर्घटना हुई है या किसी अन्य जहाज से टकराया है या भूतकाल में डूब गया था, या इसमें किस किस तरह की सुविधाएं हैं। तो सामान्यतः बीमा कंपनी बीमादार से यह उम्मीद रखती है कि जहाज जिस मार्ग पर जा रहा है उस पर चलने योग्य हो या उसमें चलने में सफलतापूर्वक वो अपनी यात्रा पूरा कर सके। यदि ऐसा नहीं होता तो हम ये कह सकते हैं कि गर्भित वारंटी का पालन नहीं किया और ऐसी स्थिति में दावा भुगतान करते समय समस्या आ सकती है। फिर आता है उपक्रम की वैधता, लीगलिटी ऑफ एडवेंचर। जो भी माल जहाज से जा रहा हो वह वैध तरीके से हो या वैधानिक पूर्ण तरीके से एक देश से दूसरे देश ले जाए जाने योग्य होना चाहिए। कोई ऐसा माल ना हो जिसके संबंध में संबंधित देशों में इनको ले आया जाना नियम विरुद्ध माना जाता है या उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो यदि ऐसी स्थितियां पता लगती है कि अवैधानिक माल या गैर कानूनी तरीके से ले जाया जाने वाला माल ले जाया जाता रहा है, तो बीमा कंपनी ये कह सकती है कि गर्भित वारंटी का पालन नहीं हुआ और इस आधार पर अनुबंध को अवैध ठहराया जा सकता है। इसी तरह हथियारों को ले जाया जाना, ज्वलनशील पदार्थों को ले जाया जाना, विस्फोटक सामग्री ले जाया जाना, ये सामान्यतः
प्रतिबंधित माने जाते हैं। एक मालवाहक जहाज में इनको ले जाए जाने की सामान्यतः अनुमति नहीं होती है। तो यदि इनका एक देश से दूसरे देश में परिवहन किया जा रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि वैध उपक्रम नहीं है और इस आधार पर अनुबंध को अवैध या व्यर्थ घोषित कराया जा सकता है। इसी तरह जहाज का मार्ग से विचलित न होना या नो डेविएशन, जिस मार्ग से जहाज के जाने की जानकारी बीमा पत्र में दी गई है, उसी मार्ग से ही जहाज को जाना चाहिए। यदि किसी अन्य मार्ग से जहाज जाता है, तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी ये कह सकती है कि जहाज का मार्ग परिवर्तन किया, इसलिए दुर्घटना हुई। इसलिए सामान्यतः जो निश्चित स्थान पहले से बताया गया है, जिस समय पर जहाज का चलना प्रारंभ किया जाना है, उस समय पे ही जहाज को चलना चाहिए और निश्चित मार्ग से ही जाना चाहिए। मार्ग को सामान्य परिस्थितियों में बदलना नहीं चाहिए। जब तक बहुत अधिक अनिवार्यता न हो जाए, मार्ग परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। फिर है निकटतम कारण या आसन्न कारण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ काउसा प्रॉक्सिमा। इस सिद्धांत के अंतर्गत जब भी दुर्घटना होती है, क्षतिपूर्ति भुगतान की बात आती है, तो ये देखा जाता है कि जिस कारण से नुकसान हुआ है, वह उस कारण या उस जोखिम का उल्लेख बीमा पत्र में है या नहीं। तो सामान्यतः जब बीमा पत्र बनवाए जाते हैं या पॉलिसी बनाई जाती है, तो जो पेरिल्स हैं या संकट है या जोखिम है, उस वाक्य में स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाता है कि किस किस तरह की जोखिम को इस बीमा पत्र में शामिल किया जाएगा। क्योंकि यदि वो कारण सम्मिलित नहीं है, तो बीमा कंपनी बीमा जो है क्षति देने से इनकार कर सकती है। तो सामान्यतः जब भी कोई दुर्घटना होती है, तो सबसे पहले ये कारण खोजे जाते हैं कि कौन से कारण हैं जिसके कारण दुर्घटना हुई, या माल खराब हुआ या किसी अन्य तरह की क्षति हुई। इसके अंतर्गत बीमा कंपनी यह पूछती है कि किस किस कारण से दुर्घटना हुई, नुकसान हुआ, और बीमादार को बताना होता है कि किन कारणों से माल को या जहाज को क्षति हुई है और वह क्षतिपूर्ति का दावा कर रहा है। इस बारे में अलग अलग समय पर न्यायालयों में कुछ निर्णय लिए गए हैं, उसमें से कुछ उदाहरणों की चर्चा करते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि समुद्र में जो है तेज वायु चली, तूफान आया, तूफान का पानी जहाज के अंदर आया, जहाज में चमड़ा या लेदर था, साथ ही साथ तंबाकू का भी परिवहन किया जा रहा था। पानी के संपर्क में आने से लेदर या चमड़ा खराब हो गया, उसके खराब होने से, उसके सड़ने से उसमें दुर्गंध आने लगी, बैड स्मेल आने लगी, जिसके कारण वो बैड स्मेल या दुर्गंध तंबाकू में भी आ गई और तंबाकू भी खराब हो गया। अब तंबाकू के मालिक जो है, वो बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति चाहता है कि उसे क्षतिपूर्ति दी जाए। तो एक नज़र में तो हमको ये लगता है कि तंबाकू पानी से खराब नहीं हुआ है, किंतु वास्तव में देखें तो पानी ही मुख्य कारण है। एक पानी यदि नहीं आता तो चमड़ा खराब नहीं होता, चमड़ा खराब नहीं होता तो तंबाकू खराब नहीं होती। तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि वास्तव में निकटतम कारण पानी का जहाज में आ जाना है, और उस पानी के कारण ही चमड़ा खराब हुआ, और उसी कारण ही आगे जाकर तंबाकू भी खराब हुआ। तो इस तरह निर्णय ये लिया गया
कि मूल कारण पानी है, दुर्गंध नहीं, और इसलिए क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। इसी तरह एक और उदाहरण आता है कि चूहों ने समुद्र के तल समुद्री जहाज के तल में छेद कर दिए, जिससे पानी अंदर आ गया और उसके कारण माल खराब हो गया। अब माल की क्षतिपूर्ति के लिए दावा आया, तो बीमा कंपनी ने यह कहा कि चूहों के कारण नुकसान हुआ है, इसलिए वो क्षतिपूर्ति नहीं देना चाहते। न्यायालय में जब प्रकरण आया तो इस पर विस्तार चर्चा हुई और माल के मालिक ने कहा कि वास्तव में नुकसान का कारण समुद्री पानी है, चूहों ने माल को नुकसान नहीं पहुंचाया। समुद्री पानी जहाज के अंदर आया और उसके कारण माल को नुकसान हुआ, तो इस आधार पर उन्हें क्षतिपूर्ति प्राप्त होनी चाहिए। न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि वास्तव में जो निकटतम कारण है वह समुद्री पानी है, पानी के कारण ही माल खराब हुआ है और इसलिए क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि एक समुद्री बीमा अनुबंध करते समय समुद्री बीमा अधिनियम 1963 के विशेष तत्व जो हैं, बीमा योग्यता, परम सद्विश्वास का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, प्रत्यासन का सिद्धांत, वारंटी का सिद्धांत और निकटतम कारण या आसन्न कारण सिद्धांत, इन सभी तत्वों का पालन होना चाहिए। सभी तत्व जो है अनुबंध में शामिल होने चाहिए। फिर आगे बात करते हैं अपन समुद्री बीमा का क्षेत्र, कि समुद्री बीमा में कौन कौन से बीमा या कौन कौन से बीमा के विषय हो सकते हैं। सबसे पहले आता है इसमें माल का बीमा, कार्गो इंश्योरेंस। समुद्री परिवहन के दौरान जो माल है उसको कई कारणों से हानि हो सकती है, तो इसलिए इन हानियों या इन जोखिमों के प्रति माल का बीमा कराया जाता है। दैवीय घटना हो सकती है, बिजली गिर सकती है, अग्नि लग सकती है, तूफान आ सकता है, वायु के प्रवाह के कारण माल को नुकसान हो सकता है, या किसी देशों के बीच में युद्ध है उसके कारण माल को नुकसान हो सकता है। इसी तरह जो चालक दल है, जिसको अपन कप्तान बोलते हैं, नौ से जो है उनके साथ कर्मी है, उनकी लापरवाही के कारण भी नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से माल के बीमा जो है इन अनेक कारणों से इनको नुकसान हो सकता है, इसलिए माल का बीमा कराते हैं। फिर है जहाज बीमा, हल इंश्योरेंस। जहाज बीमा के अंतर्गत जहाज पर रखे हुए रसद इसलिए बोलते हैं कि लंबे समय तक जहाज पानी में रहता है, एक देश से दूसरे की यात्रा पर रहता है, तो रास्ते में रसद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, तो रसद का भी बीमा कराया जाता है। सामग्री, मशीनरी, स्टोर्स, फिटिंग्स, ये सामान जो है, ये अनेक तत्व जो है, अनेक वस्तुएं जहाज में होती है, तो इनका भी बीमा जहाज बीमा के अंतर्गत कराया जाता है। फिर भाड़ा की बीमा की बात करें अपन, एक समुद्री जहाज जो है इसमें बहुत अधिक मात्रा में माल आता है, तो निश्चिततः किराया भी बहुत अधिक होता है, तो इस किराए का भी बीमा कराया जाता है कि यदि जहाज डूबा या जहाज को नुकसान हुआ या माल को नुकसान हुआ, तो साथ साथ में जो किराया है उसका भी नुकसान होगा, तो इस किराए का भी बीमा कराया जाता है। और हो सकता है कि ये किराया जहाज के मालिक ने किसी और को प्राप्त करने का अधिकार दे दिया हो, तो वो भी भाड़ा बीमा करा सकता है, या सामान्यतः जहाजी कंपनियां ही भाड़े के लिए भी बीमा कराती हैं।
फिर आता है दायित्व बीमा, लायबिलिटी इंश्योरेंस। दायित्व बीमा का आशय होता है कि समुद्री जहाज के कारण यदि किसी अन्य पक्ष को भी नुकसान होता है तो उस नुकसान की क्षतिपूर्ति करने के लिए भी बीमा कराया जा सकता है। जैसे जहाज का किसी बंदरगाह से टकरा जाना या जहाज का किसी अन्य जहाज से टकरा जाना, तो ऐसी स्थिति में किसी अन्य पक्ष को हानि होती है। यदि बंदरगाह को हानि हुई है तो संबंधी बंदरगाह अथॉरिटी, या कोई जहाज टकराया तो जहाज के मालिक को या उसके माल के मालिक को नुकसान होता है, तो इन्हें तृतीय पक्ष कहते हैं। इनके प्रति यदि कोई दायित्व होता है तो उसका भी बीमा कराया जा सकता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि जहाज कैसे टकरा सकते हैं, इतना बड़ा समुद्र, इतना विशाल समुद्र। कई बार जहाज जो है खड़े तो पर्याप्त दूरी पर होते हैं, किंतु हवा का अत्यधिक तेज गति से बहना, तूफान का आना, पानी में अचानक हलचल होना, किसी समुद्री बड़े जीव का जहाज को धक्का देना, या कई बार जहाज जो है दुनिया में कुछ समुद्रों में कैनल्स बनाए, जैसे पनामा नहर है या स्वेज कैनाल है, इसमें से जब जहाज जाते हैं तो चूंकि इनकी चौड़ाई बहुत अधिक नहीं होती, तो यहाँ पर भी जहाज कई बार आपस टकरा जाते हैं। या ज्वार भाटा कारण जो है, हाई टाइड्स के कारण कई बार जहाज जो है अपने स्थान से दूसरे स्थान पर हिलते हैं और टकरा सकते हैं, या बंदरगाह से टकरा सकते हैं। तो इस तरह अन्य पक्ष को भी हानि हो सकती है, और ऐसी स्थिति में इस हानि से बचने के लिए या इस दायित्व से बचने के लिए दायित्व बीमा कराया जाता है। इसको भी समुद्री बीमा के अंतर्गत ही हम शामिल करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।